हसलर्स, मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट देवेश राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीन हसलर्स के ऊपर। और आज है हमारा पहला दिन, जो कि है हमारी जो हसल फॉर जेई की जो सीरीज है उसका आज है पहला दिन, जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उसके इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह भी देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जिससे कंसेप्ट समझ में आएगी। तो देखो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पॉस्टुलेट्स। अब देखो, पॉस्टुलेट्स की जो थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, वो ज़्यादा काम में नहीं आता है। ज़्यादा काम में क्या आता है, जो उसके फॉर्मूले हम उसके थ्रू डिराइव करते हैं वो ज़्यादा काम में आते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट जो पॉस्टुलेट था वो क्या था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्सेस लगेगी। एक जो न्यूक्लियर फोर्स था, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो लगेगा, जो हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एक फोर्स लगेगा जो होगा सर्कुलर मोशन की वजह से, जो लगेगा बाहर की डायरेक्शन में, mv स्क्वायर बाय आर, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। तो हम लोग उन दोनों को इक्वेट करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला उससे डिराइव है। ठीक है, ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, Q1 Q2 हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, k तो कांस्टेंट है। उसके बाद में अगर हम सेकंड पोस्टुलेट की ओर जाएंगे तो वो क्या कहता है कि अगर बोहर का मतलब ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट होगा, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम कांस्टेंट h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। मतलब n इंटू h/2π, जो भी ऑर्बिट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएगा, वरना बाकी ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। और एक है जो थर्ड पोस्टुलेट बोला था वो था, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक, ये फर्स्ट स्टेट बोल सकते हैं, इसको सेकंड स्टेट बोल सकते हैं, अगर किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करेगा या एक्साइट या डी एक्साइट होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर जो एनर्जी रिलीज करेगा, वो दोनों एनर्जी, मतलब वो एनर्जी डिपेंड करेगा ना कि एक्साइट हो रहा है या डी एक्साइट हो रहा है। जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी वो होगी उन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी का डिफरेंस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, hc/λ एब्जॉर्ब और रिलीज will be equal to energy of first orbit minus second orbit, energy of second orbit minus energy of first orbit। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गए पॉस्टुलेट्स। इनके ऊपर तुम क्वेश्चंस कर सकते हो जिससे कि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के तरफ जाएंगे तो हो जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला था 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। अब ये z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, और n है nth ऑर्बिट जिसकी हम लोग रेडियस निकाल रहे हैं, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में वेलोसिटी का ऐसे ही फॉर्मूला हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ z इंटू z/n। उसके बाद में एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 z²/n²। ये तो फॉर्मूले पता ही होंगे, इनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेई में, तो आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और अच्छे से कुछ कर सकते हो। टोटल एनर्जी, और एक बात है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो ये नेगेटिव टर्म है टोटल एनर्जी, और देखो काइनेटिक एनर्जी हमको पता है हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये भी बात याद रखनी है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, काइनेटिक बता दो, टोटल बता दो, वेलोसिटी बता दो, रेडियस बता दो, कुछ भी। उसके बाद में और एक पूछा जाता है फॉर्मूला टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, वो हो जाएगा 2πr/v। अब तुम इसको कैसे निकालोगे, यहाँ से r और v के फॉर्मूला यहाँ पर डाल दो, बस उससे तुम्हारा टाइम पीरियड निकल जाएगा। और अगर पूछा फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं 1/टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोल सकते हैं 1/टाइम पीरियड। तो उस हिसाब से यहाँ पर बोहर मॉडल के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो मैंने बता दिए, इनकी तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जिससे कि तुम्हारे और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो थोड़ा बहुत सिमिलर ही है बोर्स मॉडल के, लेकिन बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि बोहर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं। उसको अच्छे से एक बार समझ लेते। देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो बोहर के ऑर्बिट्स है ना, उन्हीं को नाम दिया गया है अलग अलग। जैसे कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसको दिया गया है लाइमन सीरीज, उसके बाद में सेकंड दिया गया है बाल्मर सीरीज, थर्ड दिया है स्टन सीरीज, उसके बाद में थर्ड सीरीज हो गया पास्चन सीरीज, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट
और आगे की बहुत सारी सीरीज होते हैं अलग अलग नाम से, ठीक है। तुमको ये सीरीज याद रखनी चाहिए, फर्स्ट लाइमन होता है, सेकंड बाल्मर होता है, थर्ड पास्चन होता है, फोर्थ ब्रैकेट होता है। अब ये सीरीज किस तरह से डिफाइन की गई है, अब देखो किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर मतलब बोहर के जो एटम का जो मॉडल है उसके अंदर किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और अगर वो फर्स्ट इसमें गया मतलब n बराबर 1 के अंदर अगर जंप हुआ तो उसको हम कंसिडर करेंगे लाइमन सीरीज में। अगर n बराबर 2 के अंदर जाके जंप हुआ तो हो जाएगा बाल्मर सीरीज के अंदर। उसी प्रकार से n बराबर 3 n बराबर 4 के हिसाब से होगा। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो फॉर्मूला आता है वो तो हमको पता है क्या होता है, 1/λ इक्वल टू RH Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। अभी इसके अंदर देखो RH होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, उसका एक बात याद रख लेना, जब भी तुम फॉर्मूला यूज़ करोगे अगर कैलकुलेशन फंस जाए तो 1/RH की वैल्यू तुम लोग इजीली लिख सकते हो 912 एंगस्ट्रॉम के इक्वल लिख देना, जिससे कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी N1 और N2 क्या होता है, देखो फाइनली तो अभी N1 हम बोल सकते हैं, N1 क्या बोल सकते हैं हम, जो फाइनल जिसमें आके गिरेगा इलेक्ट्रॉन उसको हम N1 बोल सकते हैं। मान लो बामर गिरा तो N1 हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन N2 क्या बोल सकते हैं हम लोग, कौन से ऑर्बिट से गिरा। अब देखो तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बाल्मर के सेकंड सीरीज का इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड सीरीज मतलब तुम लोग क्या बोल सकते हो, ये बाल्मर है। अभी अगर n बराबर 3 से नीचे गिरेगा तो ये फर्स्ट सीरीज ऑफ बाल्मर, इधर से गिरेगा तो सेकंड सीरीज ऑफ बाल्मर, इधर से गिरेगा तो थर्ड सीरीज ऑफ बाल्मर। उसी प्रकार अगर तुम लाइमन में देखोगे ये हो जाएगी फर्स्ट सीरीज ऑफ लाइमन, यहाँ से गिरा तो सेकंड सीरीज ऑफ लाइमन, यहाँ से गिरा तो थर्ड सीरीज ऑफ लाइमन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो N2 हो जाएगा वो हो जाएगा N1 मतलब जो सीरीज नंबर है प्लस nth लाइन नंबर, मतलब अभी बोला सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर, तो सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर मतलब कितना हो गया N1 2 प्लस फर्स्ट सेकंड, मतलब ये हो जाएगा टोटल N2 हो जाएगा 4। तो तुम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू डालोगे 4, जिससे कि तुम्हारा लैम्डा मिल जाएगा जो भी होगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात। और एक है कि जो डी ब्रोगली और जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है उनके भी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत आसान है, सिर्फ अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे उससे भी हो जाएगा। अब सिर्फ मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, लैम्डा इक्वल टू H/mv, ये होता है डी ब्रोगलीज इक्वेशन। उसके बाद में हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल होता है डेल्टा x इंटू डेल्टा v, सॉरी डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल टू h/4π। अब ये क्या होता है, डेल्टा x होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा p होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जो कि होता है कांस्टेंट की इक्वल। बस इनके ऊपर तुम अगर प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो भी बोहर मॉडल या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या इनके ऊपर क्वेश्चन आएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियोस के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।